हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि क्लास 9th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बायो का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। और इसमें बहुत सारे डाउट रहते हैं। ट्राई करेंगे इसमें कि आपके डाउट क्लियर हो सके सिंपल इजी वर्ड्स में। क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं इसमें? सेल, सेल थ्योरी, सेल के साइज, शेप, नंबर, सेल का स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, डिस्कवरी किसने की थी सेल की। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक है जो कवर करेंगे, जैसे कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट सेल क्या होते हैं, इनके डिफरेंसेस क्या है, एनिमल सेल, प्लांट सेल क्या है। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स, उसके फंक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें। इंट्रोडक्शन टू द सेल। Cell is the basic structural, functional and biological unit of all living organism. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो या एनिमल, एक बेसिक यूनिट से बने हुए होते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल। सेल को हम लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन का बेस सेल ही होता है। एक सेल अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब डिवाइड कर सकता है, इसलिए इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। नाउ सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है एक पूरा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है पूरा ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के लिए मसल सेल, मसल सेल से बनते हैं मसल टिश्यू, उससे बनता है हार्ट, हार्ट से बनता है सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम से पूरा फिर और भी बहुत सारे सिस्टम, देन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म तैयार होते हैं। नाउ डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल्स। अगर हम सेल की डिस्कवरी देखें तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल की स्टडी किया था 1665 में। बट यहाँ पर इन्होंने जो स्टडी किया था ये लिविंग सेल नहीं थे, डेड सेल की इन्होंने स्टडी किया था। जो पेड़ का बार्क होता है, मतलब छाल होती है, उसका एक थिन स्लाइस लिया इन्होंने, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंडर में उसे रखकर ऑब्जर्व किया। वहाँ पर कुछ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखे, उसी को इन्होंने नाम दे दिया सेल। सेल जो लैटिन वर्ड में सेलुला कहा जाता है, उसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम। उसके बाद में साइंटिस्ट आए एंटोन वैन ल्यूएनहॉक। 1674 में इन्होंने स्टडी किया। सबसे पहले इन्होंने एक पॉन्ड का वाटर लिया, पॉन्ड के वाटर में इन्हें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ मिले, तो उसको इन्होंने एडवांस माइक्रोस्कोप के अंडर में रखकर ऑब्जर्व किया, तो इन्हें लिविंग सेल्स दिखाई दिए। सो सबसे पहले लिविंग सेल की अगर किसी ने स्टडी की थी तो वो थे ल्यूएनहॉक। उसके बाद में आता है रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में इन्होंने डिस्कवर किया था प्लांट सेल में न्यूक्लियस, जो कि एक सेल ऑर्गेनल होता है। उसके बाद में आते हैं स्लेडिन एंड स्वॉन। स्लेडिन जो है वो बॉटनिस्ट थे, और स्वॉन जो है एक जूलॉजिस्ट थे। 1838 टू 1839 में इन्होंने सेल थ्योरी को तैयार किया था। इसके बाद में आते हैं J.E. पर्किंजी। 1839 में इन्होंने स्टडी किया था। इन्होंने एक वर्ड कॉइन किया था जिसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, जो लिविंग कंटेंट होता है सेल का। इसके बाद में आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है स्लेडिन और स्वॉन ने प्रपोज की थी, बट इसको एक्सपांड किया रोडोल्फ वर्चा ने 1855 में। इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए यहाँ पे। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल से बने होते हैं। सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है स्ट्रक्चर, और फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। न्यू सेल जो भी फॉर्म होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवाइड होने की वजह से ही फॉर्म होते हैं, जिसे हम कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसको इन्होंने वर्चा जी ने एक्सप्लेन किया था। शेप, साइज और नंबर ऑफ सेल। अगर सेल की शेप की बात की जाए तो सेल का शेप जो होता है वो बहुत अलग अलग टाइप का होता है। आरबीसी को देखो आप तो राउंड शेप में रहता है, मसल सेल को देखो तो स्पिंडल शेप में रहता है, और अगर प्लांट सेल को देखोगे तो रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा। नाउ साइजेस, इसके साइजेस वैरी करते हैं, माइक्रोमीटर से लेकर सेंटीमीटर तक में रहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे बैक्टीरिया अप्रॉक्सीमेटली ये 0.1 म्यूएम तक के रहता है। ह्यूमन एग सेल जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.1 mm तक के रहता है, एंड नर्व सेल जो रहता है वो अप टू 1 मीटर लॉन्गेस्ट सेल रहती है। नंबर की अगर बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो सिंगल सेल से बने, एग्जाम्पल के लिए अमीबा और पैरामीशियम, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो मोर देन 1 सेल से बने, चाहे वो मिलियन हो, ट्रिलियन सेल्स हो, उनसे बने, जिसे हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल
एक से ज़्यादा सेल बना है मतलब एक से ज़्यादा सेल से बना है मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन बीइंग, एनिमल एक्सेट्रा। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले हम ब्रेक डाउन करके देखते हैं प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है और यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है। अगर आप बात करो प्रोकैरियोट्स की तो ये दो वर्ड में ब्रेक होता है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसके पास में और यूकैरियोट्स में मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। टाइप ऑफ सेल की बात करें तो ये हमेशा प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद में अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स के पूरे इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, फिर यूकैरियोट्स के बारे में समझेंगे। प्रोकैरियोट्स हमेशा यूनिसेलुलर रहते हैं। इसकी सेल की साइज जो होती है वो 0.2 म्यूएम से लेकर 2.0 म्यूएम तक के डायमीटर में होती है। सेल वॉल की अगर बात करें तो ये यूजुअली प्रेजेंट होती है, केमिकली कॉम्प्लेक्स रहती है नेचर में। न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट रहता है, इसकी जगह पे न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट होता है सेल में। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं लेकिन स्मॉलर इन साइज होते हैं और स्पेरिकल शेप में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए की अरेंजमेंट जो होती है वो सर्कुलर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है बट सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होती है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होती है। राइबोसोम स्मॉल राइबोसोम रहते हैं। लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। सेल डिवीजन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। फ्लैजिला जो फ्लैजिला रहती है वो स्मॉलर इन साइज होती है। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है और एग्जाम्पल बैक्टीरिया और एर्की। देन यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ सेल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों पाए जाते हैं। सेल की साइज की अगर बात करें तो 10 म्यूएम टू 100 म्यूएम तक के डायमीटर में होता है। सेल वॉल प्रेजेंट अगर रहेगी तो वो केमिकली सिंपल रहती है। देन न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम प्रेजेंट रहता है और ये कंपैरेटिवली लार्जर साइज रहता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स और इसका शेप जो रहता है वो लीनियर रहता है। डीएनए की अरेंजमेंट जो रहेगी वो लीनियर रहेगी। माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट रह वहाँ पे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहते हैं। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा और सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है। प्लाज्मिड ये बहुत ही रेयरली प्रेजेंट रहता है। देन राइबोसोम जो रहता है वो लार्ज राइबोसोम रहता है। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम ये दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। सेल डिवीजन माइटोसिस के थ्रू होती है। फ्लैजिला जो रहती है वो लॉन्गर इन साइज रहती है, लार्जर। देन रिप्रोडक्शन असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लांट और एनिमल सेल। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के। अगर बात करें हम प्रोकैरियोट्स की तो इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोइड दिख रही है, उसके अलावा एक सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, राइबोसोम दिख रहा है, कुछ पार्टिकल डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर, कैप्सूल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। सम प्रोकैरियोट्स में ये प्रेजेंट रहता है। सेल वॉल इन सम यूकैरियोट्स, सेल वॉल कुछ ही यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है और ये जो लॉन्ग सी टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इसे कहते हैं फ्लैजिला। यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो इसमें न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती है। कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल, यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। सेल सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल, जिसके बारे में हम आगे और ज़्यादा डीप में बात करेंगे बट यहाँ पे एक शॉर्ट में समझ लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है, सेल के बाहर की कवरिंग होती है। इसे दूसरा नाम है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या तो फिर सेल मेम्ब्रेन। अब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम से ही समझ में आता है कि किसी सिलेक्टेड थिंग को या तो एंट्री देगी या तो एग्जिट देगी, सभी मटेरियल्स को एंट्री एग्जिट नहीं होती है। नेक्स्ट सेल वॉल, ये रिजिड आउटर कवरिंग होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। ये ज़्यादातर जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है। न्यूक्लियस, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है। नेक्स्ट अगर बात करें साइटोप्लाज्म की तो फ्लूइड कंटेन रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। देन सेल ऑर्गेनल, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट होते हैं जिसे हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं। ये परफॉर्म करते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ये होता क्या है?
अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की और फंक्शन की, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन, आउटरमोस्ट कवरिंग होती है सेल की, सेपरेट करती है सेल कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इसको। ये अलाउ करती है एंट्री और एग्जिट कुछ ही मटेरियल की, सभी मटेरियल की नहीं। ब्लॉक करती है दूसरे मटेरियल्स को और कंट्रोल करती है इंटरनल बैलेंस को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी एंट्री को अलाउ करती है, एग्जिट को अलाउ करती है। कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों की नहीं, उसके हिसाब से ये खुद ब खुद एंट्री और एग्जिट अलाउ करेगी। दूसरे अदर मटेरियल्स है तो उनके बैलेंस को भी कंट्रोल करती है और ब्लॉक करती है एंट्री को। फंक्शन, परमिट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक CO2 एंड O2। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती है CO2 और O2 की। रेगुलेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन और आउट, सब्सटेंस को इन और आउट करवाने का काम करती है। लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। यहाँ पर अलग अलग टाइप के नाम दिए गए हैं जो कि आपके बुक में नहीं दिए, ये एक एक्स्ट्रा के इंफॉर्मेशन के लिए दिया है। बस इतना याद रखना आपको कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस जो होता है, मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पार मूव होता है। फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक ये मूव होता है। हायर कॉन्सेंट्रेशन वाटर मतलब कि सॉल्यूट, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन मतलब जो कि सॉल्यूट है, हाई सॉल्यूट। देन कैरेक्टरिस्टिक, ओनली इन्वॉल्व वाटर, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर इन्वॉल्व होते हैं सॉल्वेंट की तरह। नाउ रिक्वायर अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है इसको। पैसिव प्रोसेस रहती है जहाँ पे एनर्जी की नीड नहीं होती है। टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के टाइप कौन कौन से होते हैं? एंडोऑस्मोसिस, वाटर एंटर द सेल। एंडोऑस्मोसिस में वाटर सेल के अंदर एंटर करता है, सेल जो होता है वो स्वेल हो जाता है और टर्जिट बन जाता है। हैपेंस इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और ये सिर्फ और सिर्फ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ही होते हैं। देन एक्सोऑस्मोसिस, वाटर लीव्स द सेल, वाटर सेल से बाहर चला जाता है, सेल जो होता है वो श्रिंक हो जाता है और फ्लैसिड बन जाता है, और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है।
टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड द इफेक्ट ऑन सेल। यहाँ पे सेल के टाइप दिए हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन के टाइप दिए हैं और उनके इफेक्ट क्या पड़ते हैं सेल पे वो दिया है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में है पहला तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करें अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हायर रहता है सेल के बाहर और वाटर मूव करती है आउट ऑफ द सेल के बाहर। इफेक्ट ऑन सेल पे क्या इफेक्ट होता है, सेल जो होता है वो श्रिंक हो जाते हैं मतलब एकदम सिकुड़ जाते हैं। प्लाज्मोलिसिस होता है यहाँ पे प्लांट सेल में, एग्जाम्पल सॉल्टी वाटर का। नाउ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है लोअर आउटसाइड द सेल के बाहर इसका कॉन्सेंट्रेशन लोअर होता है, वाटर मूव करती है इनटू द सेल और सेल जो है वो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं और बर्स्ट होते हैं, मीन्स लाइसिस होता है एनिमल्स में। और इसका एग्जाम्पल है डिस्टिल वाटर का। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इक्वल रहती है, कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड और आउटसाइड, अंदर भी सेम कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, बाहर भी सेम कॉन्सेंट्रेशन। नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, सेल हमेशा नॉर्मल रहती है, ना स्वेलिंग होती है ना श्रिंकेज होता है, नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल सलाइन का एग्जाम्पल लिया जाता है जिसमें 0.9% NaCl रहता है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करते हैं जब तक वो सब जगह इवनली स्प्रेड ना हो जाए, मतलब एक जैसे स्प्रेड ना हो जाए, जैसा कि डायग्राम में दिखाया है। मतलब यहाँ ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ से जहाँ पर भी ज़्यादा पार्टिकल होंगे वहाँ से कम होते हैं और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब इसमें की फीचर्स क्या हैं, ये नेचुरली होता है, डिफ्यूजन अपने आप होता है, किसी एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर परफ्यूम की बॉटल खुल दी तो उसकी स्मेल हवा में अपने आप फैल जाती है। नेक्स्ट इज नो मेम्ब्रेन इज नीडेड, इस प्रोसेस के लिए कोई भी स्पेशल मेम्ब्रेन जैसे सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुले स्पेस में भी हो सकता है। वर्क फॉर ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, ये सारे के सारे सब्सटेंस के लिए वर्क करता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए नहीं करता है। डिफ्यूजन सिर्फ वाटर जैसे ऑस्मोसिस में होता है वैसे नहीं होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन जो है वाटर के लिए ही वर्क नहीं करेगा, ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सभी के लिए होता है। जैसे शुगर का पाउडर वाटर में डालने पर खुद ब खुद फैल जाता है। देन ऑल्सो अ पैसिव प्रोसेस, डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है, इसका मतलब है कि इसमें सेल या सिस्टम कोई एनर्जी यूज नहीं करता, ये नेचुरली होता है बिना किसी एफर्ट के। सेल वॉल एक नॉन लिविंग और रिजिड मतलब कि सख्त आउटर कवरिंग होती है जो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। अगर बात करें इसके फीचर्स की, मेड प्राइमरीली ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उससे बना है। सेल वॉल का मेन कंपोनेंट सेलुलोज होता है जो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे शुगर यूनिट से बना होता है। सेकेंड इज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल सपोर्ट, ये प्लांट सेल को शेप और मजबूती देता है ताकि वो अपने स्ट्रक्चर को बना के रख सकें। प्रोटेक्ट द इनर कंटेंट ऑफ द सेल वॉल, जो सेल वॉल रहती है सेल के अंदर के पार्ट को एक्सटर्नल डैमेज या प्रेशर से प्रोटेक्ट करती है। फ्रीली परमिएबल, अलाउ मोस्ट सब्सटेंस टू पास थ्रू, सेल वॉल फ्रीली परमेबल होती है, इसका मतलब है ये ज़्यादातर सब्सटेंसेस को इजीली अंदर बाहर जाने देती है। प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो लिविंग प्लांट सेल में होती है जिसमें ऑस्मोसिस के जरिए पानी सेल से बाहर निकल जाता है, इससे साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है और सेल वॉल से अलग हो जाता है। ये होता कैसे है, हाउ इट हैपेंस, सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाता है जिसमें बाहर ज़्यादा सॉल्यूट जैसे नमक या शुगर हो, इससे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, उसकी वजह से ये होता है। देन वाटर सेल्स आउट ऑफ द सेल विच इज ऑस्मोसिस, वाटर मूव्स हो जाते हैं
ऑस्मोसिस के थ्रू पानी अंदर से बाहर चला जाता है क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। थर्ड इज साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है। साइटोप्लाज्म श्रिंक होती है और पुल करती है सेल वॉल को। जैसे ही पानी बाहर निकल जाता है सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन सेल वॉल अपनी जगह पर रहती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। अगर इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें पानी ज़्यादा हो में दोबारा रखें तो पानी वापस आ सकता है और सेल नॉर्मल हो सकता है। ये प्रोसेस रिवर्स। फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शन क्या होता है? पहले तो ये प्रिवेंट करती है बर्स्टिंग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में या फिर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में। जब प्लांट सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें पानी ज़्यादा होता है में होते हैं तो ऑस्मोसिस के थ्रू पानी सेल के अंदर जाता है। सेल स्वेल मतलब फूल जाता है। सेल स्वेल करने लगता है। सेल वॉल रिजिड सपोर्ट देते हैं जिससे सेल बर्स्ट नहीं होता है, मतलब सेल फटता नहीं है। सेकेंड इज डेवलप टर्गर प्रेशर। जब सेल पानी से भरता है तो अंदर से एक प्रेशर डेवलप होता है जिसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। सेल वॉल इस प्रेशर को रेजिस्ट करता है, यानी बाहर की तरफ बार बार प्रेशर लगाता है। इससे प्लांट की लीव्स और स्टेम टाइट और अपराइट दिखती है। थर्ड इज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। सेल वॉल प्लांट सेल को ऑस्मोटिक और मैकेनिकल चेंज जैसे हवा, पानी का प्रेशर से प्रोटेक्ट करती है। Then why do plants have cell wall but animals don't? Cell wall क्यों होती है plants में but animal में cell wall क्यों नहीं होती है? प्लांट को रिजिडिटी की जरूरत होती है, मतलब शक्ति की जरूरत होती है। इमोबिलिटी ऑफ प्लांट। प्लांट हिल नहीं सकते हैं, यानी वो स्टेशनरी होते हैं, इसलिए उन्हें एक्सटर्नल स्ट्रेस जैसे हवा, बारिश, धूप से बचने के लिए एक मजबूत आउटर स्ट्रक्चर चाहिए जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेकेंड इज सेल वॉल स्ट्रक्चर। सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है और इसमें हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और कभी कभी लिग्निन भी होते हैं। ये कॉम्बिनेशन प्लांट को रिजिडिटी, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देते हैं। इस वजह से प्लांट सीधे खड़े रह सकते हैं और ब्रांचेस और ट्रंक बन सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट। सेल वॉल पानी के प्रेशर को कंट्रोल करती है और सेल को बर्स्ट होने से बचाती है जब एक्स्ट्रा वाटर सेल के अंदर एंटर करती है। एनिमल्स नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स। एनिमल मूव करते हैं इसलिए उन्हें फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर चाहिए होता है। अगर उनके सेल्स के बाहर सेल वॉल होती तो मूवमेंट, बेंडिंग और शेप चेंजिंग मुश्किल हो जाता। एनिमल का सेल स्ट्रक्चर। एनिमल सेल के पास सिर्फ एक फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कोई रिजिड सेल वॉल नहीं। ये मेम्ब्रेन सेल को शेप चेंज करने, मूव करने और एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करने में हेल्प करती है, जैसे अमीबा के फूड एनगल्फ करना या फिर वाइट ब्लड सेल्स का बैक्टीरिया को चेस करना। द न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। अब सबसे पहले तो देखते हैं न्यूक्लियस होता क्या है। न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि एक्ट करता है एज अ कंट्रोल सेंटर और ये मैनेज करता है सारे सेलुलर एक्टिविटीज को। अगर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डायग्राम में आपको न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर एनवेलप दिखाए गए हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? डबल लेयर प्रोटेक्टिव एनवेलप प्रेजेंट होती है, जो उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कंटेन करता है न्यूक्लियर पोर को, जो कि अलाउ करती है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जैसे आरएनए, प्रोटीन, इन सबको एक्सचेंज करती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में एक्सचेंज हो पाए आरएनए और प्रोटीन, इसके लिए हेल्पफुल होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होते हैं? जेली लाइक फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है डीएनए और प्रोटीन का, जो कि प्रेजेंट होता है जब सेल नॉट डिवाइडिंग
प्रोसेस में हो तब। न्यूक्लियोलस, डेंस रीजन इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस रीजन प्रेजेंट होता है, इन्वॉल्व इन राइबोसोम सिंथेसिस, ये राइबोसोम सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। नाउ क्रोमोसोम एंड डीएनए, क्रोमोसोम और डीएनए क्या होते हैं? क्रोमोसोम बिकम विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्रोमोसोम आपको सेल डिवीजन के टाइम पे दिखाई देता है। डीएनए और प्रोटीन से कंपोज्ड होता है, कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास होती है बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का डीएनए, ये बना किससे होता है? मेड अप ऑफ जीन्स, जीन्स से बना होता है जो कि कंट्रोल करते हैं सेल फंक्शन को, डिटरमाइन करते हैं हेरिडिटरी ट्रेट्स को जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलते जाते हैं, कैरेक्टर्स गाइड करते हैं सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट को। अपीयर एज अ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन की तरह अपीयर होते हैं इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल, नॉन डिवाइडिंग सेल में। फैक्ट, एवरी सेल, हर एक सेल सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल को छोड़ दें तो सभी के पास में न्यूक्लियस होता है और उनके आइडेंटिकल डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड ऑफ लाइफ, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है बट आउटसाइड द न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पर न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट रहता है। ये कंपोज होता है वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन से बना होता है। एक्ट करता है एज अ मीडियम जहाँ पे ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनका फंक्शन होता है सपोर्ट एंड सस्पेंड ऑर्गेनल्स, अलाउ करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल, सेल में मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। साइट ऑफ मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शन, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन के साइट हैं ये। देन और सेल ऑर्गेनल स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं? सेल ऑर्गेनल्स मतलब कि ऑर्गेनल्स जो होता है वो टाइनी ऑर्गन्स होते हैं सेल के, उनके एक स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में जो रहते हैं यूकैरियोटिक सेल वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which is also known as ER, Golgi apparatus, mitochondria, lysosome, plastid which is only present in plant and vacuoles। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं? न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज को और स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। ER का वर्क होता है ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन और लिपिड को। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम स्टिक होते हैं, उस पर लगे होते हैं। गोल्गी apparatus which is also known as गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी, ये मॉडिफाइज होता है, पैकेजेस होते हैं और सेंड करते हैं प्रोटीन को। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे कहा जाता है, ये प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। लाइसोसोम जिसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है, ये ब्रेक डाउन करता है वेस्ट थिंग को, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है सेल का। प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, स्टोरेज करता है पिगमेंट और स्टार्च का। वैक्यूल्स स्टोर करता है वाटर, न्यूट्रिएंट और वेस्ट को। नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल राइबोसोम, ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है। यहाँ पे अलग अलग साइजेस दिए गए, यूकैरियोट्स में इसका साइज होता है 80 एंड प्रोकैरियोट में होता है 70। गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंड सैक का सिस्टम होता है जिसे सिस्टर्नी कहते हैं। ये सैक एक स्टैक मतलब ढेर की तरह अरेंज होते हैं एक दूसरे के ऊपर पैरेलली। इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन प्रोसेसिंग का फंक्शन होता है। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आते हैं गोल्गी उनको मॉडिफाई करता है, फिर प्रोटीन और लिपिड में शुगर ग्रुप ऐड करता है, मीन्स ग्लाइकोजिलेशन। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन और लिपिड को वेसिकल्स में पैक करता है, इन वेसिकल्स को सेल के अंदर या बाहर भेजता है। स्टोरेज, सिक्रेट होने या ट्रांसपोर्ट होने से पहले टेम्पररी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। लाइसोसोम फॉर्मेशन, गोल्गी एपरेटस लाइसोसोम बनाते हैं जो सेल के लिए डाइजेशन का काम करता है।
समरी के लिए अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड स्टैक होता है जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। मेन फंक्शन होता है मॉडिफाइंग का, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। एडिशनल रोल होता है स्टोरेज और लाइसोसोम फॉर्मेशन का। ना लाइसोसोम सेल क्लीनर भी कहा जाता है इसे। लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा होता है। ओरिजिन इसका डाइजेस्टिव एंजाइम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है और उन्हें गोल्गी एपरेटस मॉडिफाई करता है। उसके बाद उनसे लाइसोसोम बनते हैं। इसका फंक्शन डाइजेस्टिव रोल के लिए इम्पोर्टेंट है। बैक्टीरिया जैसे फॉरेन पार्टिकल्स को तोड़ते हैं, पुराने या खराब ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करके रिसाइकिल करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सेल मेंटेनेंस का भी काम करते हैं। सेल का कूड़ा कचरा साफ करते हैं, सेलुलर वेस्ट को एक्यूमुलेट होने से रोकते हैं। सुसाइड बैग अगर लाइसोसोम का मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो एंजाइम सेल्स के अंदर रिलीज हो जाते हैं। इससे सेल सेल्फ डाइजेशन कर लेता है। इस प्रोसेस को ऑटोलाइसिस कहते हैं। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है। Here is the short summary. ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। इसका कंटेंट डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है। इसका फंक्शन होता है ब्रेक डाउन करना वेस्ट को, डैमेज ऑर्गेनल्स को, बैक्टीरियाज को, और स्पेशल फीचर जो होता है ये सेल्फ डाइजेशन करता है अगर ये रप्चर हुआ तो इसकी वजह से इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है जो आयंस और मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर जाने देती है। इनर मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है। इन फोल्ड्स को क्रिस्टे कहते हैं। क्रिस्टे सरफेस एरिया को बढ़ाती है। फंक्शन एनर्जी प्रोडक्शन। इनर मेम्ब्रेन पर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। इस प्रोसेस में एटीपी बनते हैं। एटीपी मतलब कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को सेल का एनर्जी करेंसी कहते हैं। ये हर सेलुलर एक्टिविटीज को फ्यूल करती है। इसके यूनिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो अपना डीएनए और राइबोसोम होता है इसके पास में खुद का। ये अपने कुछ प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, मतलब अपने आप डिवाइड हो सकते हैं। ये फीचर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को सपोर्ट करता है जिसमें कहा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक टाइम पे एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म था। इसके फीचर्स मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर पोरस होता है और इनर फोल्डेड होता है। फंक्शन प्रोड्यूस करती एटीपी को सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। यूनिक एबिलिटी होती है इनमें, इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है और रोल इन सेल क्या होता है एनर्जी सप्लाई करना सारे के सारे सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। प्लास्टिड द मेल्टेड आस्कर ऑफ प्लांट सेल। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। बात करें अगर इसके डेफिनेशन की तो प्लास्टिड एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। इनमें कलर्ड पिगमेंट होते हैं जैसे फ्लावर और फ्रूट के ब्राइट कलर इन्हीं पिगमेंट की वजह से होते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट होता है। इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर देता है। फोटोसिंथेसिस के साइट होता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है जो लाइफ के लिए जरूरी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है जिसमें पिगमेंट्स नहीं होते हैं। इनमें कोई पिगमेंट नहीं होते यानी ये कलरलेस होते हैं। मेनली स्टोरेज का काम करते हैं। टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करें तो अमाइलोप्लास्ट स्टार स्टोर करते हैं, इलियोप्लास्ट ऑयल स्टोर करते हैं एंड प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करते हैं। इसके टाइप्स कलर फंक्शन एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पे। देन राइबोसोम द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम होते क्या हैं? राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल होते हैं जो हर टाइप के सेल में मिलते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो। इनका लोकेशन साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोटिंग हो सकते हैं।
या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, जैसे जिसकी वजह से ये RER बनाते हैं। इनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं ये, mRNA से जेनेटिक कोड रीड करके प्रोटीन बनाते हैं। सेल के ग्रोथ, रिपेयर और एंजाइम प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। Here is the type of ribosome 70S and 80S। 70S जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और 80S यूकैरियोट्स में। 70S जो होता है स्मॉलर रहता है और सिंपलर रहता है, एंड 80S जो होता है वो लार्जर रहता है और मोर कॉम्प्लेक्स रहता है। वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स का काम क्या होता है? वैक्यूल्स इज द स्टोरेज यूनिट ऑफ द सेल। वैक्यूल्स होते क्या हैं? वैक्यूल्स एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं जो सेल के अंदर स्टोरेज का काम करते हैं। ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल में होते हैं। साइज डिफरेंस की बात करें तो प्लांट सेल में लार्ज और सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल सेल में स्मॉल और मल्टीपल वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल वॉल्यूम का 50 to 90% ऑक्यूपाई करते हैं। सेल सैक से फिल्ड होता है, वाटर, सॉल्ट, एंजाइम, शुगर, आयंस होते हैं। टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है जो प्लांट को अपराइट बनाए रखते हैं। थैंक्स लॉट। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।